वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम नूर सहर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। नाज़रीन कराम, अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदना मुस्लिहून सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार इस्लाह फरमाने वाले, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर। इसमें पाक की तफसीर में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मखलूक के मुस्लिह आज़म हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया व आखिरत की भलाइयों की तरफ मखलूक की रहनुमाई फरमाई, उनके ज़ाहिर व बातिन को आरास्ता फरमाया, उनकी आदतों को पाकीज़गी अता की, उनके इख्तलाफात मिटा दिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों के दिलों को मोहब्बत आशना किया और उनके दिलों में पाए जाने वाले कीना और हसद को दूर फरमाया। हम आज आलमी सतह पर इंटरनेशनल डे है, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग। ये जो मंशियात का इस्तेमाल है इसके ख़िलाफ़, और ये जो मंशियात जो है सप्लाई की जाती हैं, मुख्तलिफ़ मुल्कों में भेजी जाती हैं, मुख्तलिफ़ मुल्क उसकी इंपोर्ट करते हैं और ये गैर कानूनी कारोबार जो है ये जारी है, इसके ख़िलाफ़ पूरी दुनिया में आज ये दिन मनाया जा रहा है। और हमने इसका ये मौजू रखा है आज का नस्ल नौ मंशियात के हिसार में एक लम्हा फ़िक्रिया। मैं शुरू में अपने मेहमानों का तारुफ़ करा दूं और फिर मौजू की तरफ आता हूं। मेरे पहले मेहमान, अक्सर मेरे मेहमान होते हैं प्रोफेसर डॉक्टर सज्जाद हैदर शाह साहब। आप मेडिकल के प्रोफेसर हैं, लेकिन डॉक्टर साहब का माशाल्लाह इस्लामी मुताला जो है, इस्लामी तारीख़ का, कुरान और सुन्नत का बहुत गहरा है और आपका ताल्लुक़ भी आपको पता है एक रूहानी खानवादे से है। मेरे दूसरे मेहमान पाकिस्तान के बड़े काबिल फ़ख्र फरजंद हैं, हज़रत कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह पे इनकी जो डॉक्यूमेंट्री है, जो इन्होंने एक फ़िल्म बनाई है, वो हमारे मुल्क के सारे बड़े बड़े अदारे उसको देखते हैं और इल्म और आलमी सतह पर उसकी बहुत ज़्यादा पजीराई हो रही है। सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री हैं, सितारा बसालत हैं, जनाब खालिद चिश्ती रिटायर्ड एयर कमोडोर हैं। मेरी तीसरी मेहमान प्रोफेसर डॉक्टर राफ़िया रफ़ीक साहिबा, एक बड़ी यूनिवर्सिटी के एक शोबा की सदर नशीन हैं, डायरेक्टर हैं और मेरी मेहमान कभी कभार बनती रहती हैं। आज वैसे हम इनसे वादा लेंगे ये अक्सर मेहमान बना करेंगी। मेरे चौथे मेहमान अल्लाह ताला के कामिल वली, 24 कैरेट के सुच्चे सैयद डॉक्टर सैयद इमरान मुर्तज़ा। आप MS हैं फाउंटेन हाउस के, और ज़ाहिर आपका ये शोबा है, जितने ये मंशियात के मरीज़ होते हैं उनका भी डॉक्टर साहब इलाज करते हैं और इंसानियत की बड़ी खिदमत के लिए इन्होंने अपनी ज़िंदगी वक्फ कर रखी है। चूँकि 26 जून जो है ये सारी दुनिया में मनाया जाता है आज का दिन, और हम भी पाकिस्तान में मना रहे हैं। लेकिन मैं शुरू में अपना दुख के साथ आपको अर्ज़ करूँ, ये तीसरा चौथा प्रोग्राम है तकरीबन जिसमें ANF जो है एंटी नारकोटिक्स फोर्स माशाल्लाह जो है वो सोई हुई है कहीं। हमसे वादा करते हैं और फिर उनका कोई आदमी नहीं आता। आज भी उन्होंने वादा किया था, उनका कोई नुमाइंदा नहीं आता। उनको ख्याल होता है कि शायद मैं उनसे कोई मुश्किल सवाल पूछूंगा कि ये जो ANF है ये ख़ुद इनका कितना हिस्सा होता है ट्रैफिकिंग में या नहीं होता। तो इस तरह के सवालात जो है वो आके बताएं, उनकी क्या कामयाबियां हैं, वो कहाँ कहाँ किस तरह मुल्ज़िमों को पकड़ते हैं, क्या क्या कर रहे हैं। तो ANF वाले जो है माशाल्लाह उनकी आँख जो है वो नहीं खुलती। क्या कह सकते हैं, ये हमारे अगर मुल्क के अदारे जो हैं ये अपने फ़राइज़ दयानतदारी से सही तौर पे अदा करें तो इस तरह के जो खबासतें हैं ये ख़त्म हो सकती हैं। ये इस तरह की मुआशरे से बुराइयां जो हैं ये ख़त्म हो सकती हैं। उनका कोई नुमाइंदा, ये तीसरी मरतबा है, कभी कोई नहीं आया। वादे के बावजूद हम उनको मुसलसल रब्ता करते रहते हैं। खैर, हमने तो अपना फ़रीज़ा अदा करना होता है। तो नाज़रीन किराम, ये वो जो मंशियात का इस्तेमाल है, इसमें नस्ल नौ हमारी हो या बाहर की हो, पूरी दुनिया में ये एपिडेमिक डिज़ीज़ है। इस तेज़ी से ये फैल रही है, ख़ास तौर पे तालीमी अदारों में, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में। मैं देखता हूँ, कभी जाना होता है कि वो आजकल एक शीशा आया हुआ है और मैंने ऐसे सिगरेट देखे, मैं तो पहली दफ़ा देखे थे। एक दिन मैं एक जगह खाने पे गया हुआ था
तो धुआं निकाल रहे थे क्लब में बैठे हुए लड़के। तो मैंने कहा इनके हाथ में कोई बाज़ार तो मुझे कुछ नज़र नहीं आया। तो उन्होंने कहा जी ये कोई ख़ास आजकल चीज़ निकली है, और आग तो नज़र नहीं आती लेकिन वो धुआं बहुत ज़्यादा वो निकालते थे। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, इस्लाम ने हर तरह की नशा आवर चीज़ को हराम करार दिया है। ऐसा रहा मुख्तलिफ़ अदवार में कि बादशाहों को ऐसे मुफ्ती नहीं, मुफ्तरी मैं उनको कहता हूँ, मिल जाते थे जो कहते थे इस दर्जे का, इस रंग की अगर होगी तो वो शराब हराम है, अगर इतनी नहीं होगी, अगर उससे नशा नहीं होगा तो हलाल। आजकल भी बाज़ लोग जो है, हमारे मुल्क की एक अहम शख्सियत थी, अब दुनिया में नहीं है, मैं ज़िक्र नहीं करना चाहता, वो कहा करते थे कि जी शराब वो हराम है जिस आदमी पे नशा हो जाए, जिसकी अकल काम ना करे। तो वो कहते थे मैं तो पीता हूँ, मेरी अकल बहुत ज़्यादा काम करती है, इसलिए ये हराम नहीं है। तो बाज़ लोग कहते हैं जी मैं तो थोड़ी सी पीता हूँ, ज़्यादा नहीं पीता। तो जिस शय का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया, कुर्बान जाएं, कि जिस शय की ज़्यादा क्वांटिटी हराम है उसका थोड़ा होना भी हराम है। पेशाब का एक कतरा जो है वो भी चाहे मन दूध हो उसको पलीत कर देता है। तो ये मनशियात का जो मर्ज़ है ये दुनिया में तेज़ी से फैल रहा है और इसकी वजह फ्रस्ट्रेशन है। और वो जो अल्लाह ताला का इरशाद है, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, दिलों को चैन, राहत, ये जो ज़हनी सुकून है, ये अल्लाह के ज़िक्र के अलावा जो मर्ज़ी कर लें आप, वो मिल नहीं सकता, जितने मर्ज़ी नशे आप इस्तेमाल करते रहें। इसीलिए टॉइन बी ने बड़ी ज़बरदस्त बात की थी, आपको पता है कितना बड़ा हिस्टोरियन था। उसने कहा था कि यूरोप की दो बीमारियां हैं, एक रेशिज़म और दूसरी अल्कोहल, और इनका इलाज सिवाय इस्लाम के, मुझे तो कहता है टॉइन बी, कहीं और नज़र नहीं आता। रेशिज़म जो है इसका भी आजकल फितना आपको पता है, यूरोप में वो जो न्यूजीलैंड में इतने बंदे शहीद कर दिए थे मस्जिद में, वो रेशिस था, वो जो मुलज़म था। रेशिज़म के वाक़यात बड़े बड़े मुल्कों में, अब भी तरक्की याफ्ता मुल्कों में होते रहते हैं। ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमाल था। वो जो हफ़ीज़ ताइब रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था ना, शहदी के फ़िक्र व निगाह से मिटे रंग व नस्ल के तफ़रक़े, न रहा रऊनते न रहा तफ़ाख़ुर मनसबी, न रऊनत नसबी रही। तो ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमाल था कि आपने ऐसा इनकलाब बपा किया। वो अरब का मुआशरा जिसमें शराब पानी की तरह पी जाती थी, जब शराब की ममानियत का हुक्म आया तो मदीना की गलियों में कहते हैं कि इस तरह थी शराब जैसे कोई सैलाब आया हुआ हो, और जिन लोगों के मुंह में थी उन्होंने मुंह से निकाल दी, बल्कि जिनके पेट में थी उन्होंने उंगली मार के पेट से बाहर निकाल दी, और उसके बाद कभी शराब की तरफ तवज्जो नहीं की, कभी देखा नहीं शराब। लेकिन कुर्बान जाएँ, रसूलुल्लाह के खुलाफा में कोई एक भी नहीं था जिसने कभी शराब की तरफ कोई तवज्जो की हो, नाउज़ुबिल्लाह इस बुराई की तरफ। बज़ाहिर इस्लाम लाने से पहले की भी ये कैफियत थी। आज नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक ऐसे ऐसे ज़ालिम लोग भी मुसलमानों में पैदा हो गए, महराब व मिंबर पे बैठ के उनमें ख़ताएँ भी तलाश करते हैं, और बाज़ तो नाउज़ुबिल्लाह उनके बारे में इस तरह की घटिया बात कहते हैं जो मेरी ज़ुबान इजाज़त नहीं देती। तो अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जमात थी, वो मुक़द्दस मुतहहर पाकीज़ा जमात जो है, उनकी आदात अल्लाह ताला ने ऐसी पाकीज़ा की थी, वो दुनिया के लिए एक मिसाल है। तो आज इस हवाले से ये जो नशा है, इसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम बुराइयों की जड़ बताई है। जब आदमी नशे में मुब्तला होता है, फिर उसको रिश्तों का तकद्दुस भी याद नहीं रहता, जो हम देखते हैं रोज़ इस तरह के वाक़यात अखबारों में पढ़ते हैं। फिर उसके लिए हर शय जो है वो बिल्कुल गैर अहम हो जाती है, सिवाय इसके कि नशा। उसको अगर अपना कोई रिश्तेदार कत्ल करना पड़े, वो कत्ल भी कर देगा, लेकिन अपना वो जो उसकी बीमारी एक है। और आप देखें, मुझे डॉक्टर सज्जाद साहब ने बताया कि नहर के ऊपर आप चले जाएं, आपको जगह जगह लोट। मेरी अहलिया जौहर टाउन के जिस कब्रिस्तान में उनका मदफन है, वहाँ पे मैं जाता हूँ फातिहा पढ़ने के लिए, गौल के गौल वो हाथों में उन्होंने वो सिरिंजें पकड़ी हुई हैं, एक दूसरे को नशा कर रहे हैं, औरतें भी हैं, मर्द भी हैं। तो मेरे बेटे ने इलाके के पुलिस ऑफिसर से बात की, बैरिस्टर अनस साहब ने, अनस गाजी साहब ने। तो उन्होंने कहा जी हमें तो डर लगता है, ये तो पहले ही मरे हुए हैं, अगर इनको हम पकड़े ये मर जाएं तो हमारे खाते में पड़ता है, हम कहाँ इनका वो पोस्टमार्टम कराते फिरें, फिर इनके लिए कफन दफन का बंदोबस्त हो। तो इतना ये तेज़ी से नशा फैल रहा है, और ख़ास तौर पे नौजवान नस्ल जो है हमारी यूनिवर्सिटी कॉलेजों में बड़ी साजिश के तहत ये जो है मंशियात इसका इस्तेमाल हो रहा है। तो इस पर आज बात करने के लिए मैं इब्तदा कर रहा हूँ जनाब प्रोफेसर डॉक्टर सज्जाद हुसैन शाह साहब से। जी डॉक्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। बहुत शुक्रिया मोहतरम गाजी साहब, इंतहाई अहम मौजू, पर्टिकुलरली जब यूथ को देखते हैं जो इसमें मुब्तला हो रही तो दिल खून के आंसू रोता है।
और जो इब्तदा में आपने इंट्रो में फरमाया कि इन्नमल खम्र वल मैसर वल अंसाब रिज्सुम मिन अमल शयातीन, जब अल्लाह ताला फरमा दें कि ये शैतानी अमाल में से हैं तो उसकी हिकमत हमें उस वक्त अगर ना आश्कार हो तो आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम मेडिकल साइंस भी साबित करती रही कि वाकई शैतानी अमाल में से। और दूसरा कि जब इब्तदान शराब हराम नहीं थी तो आयत आई कि जी वला तक़रबुस्सलात व अंतुम सुकारा, नमाज के करीब मत जाओ जब तुम नशे की हालत में हो। तो ये एक आहिस्ता आहिस्ता मोटिवेशनल स्टेप था लोगों को माइल करने का कि ये बुरी चीज़ है, तुम्हारे होश आवाज़ कायम नहीं रहते, पता नहीं होता क्या पढ़ रहे हो। तो इस आयत के बाद जैसे आपने बता दिया कि मटके के मटके उंडेल दिए गए, हर चीज़ ख़त्म होगी आहिस्ता आहिस्ता, फिर अल्लाह ताला ने और हुज़ूर पाक की ज़ात ने जब ये पावर कर लिया कि अब ये चीज़ ख़त्म होने वाली, फिर टोटल बैन लगा दिया गया। इसका मतलब ये है कि किसी चीज़ को फ़ौरन हम ना ख़त्म करें, जब कोई बुराई आ रही हो किसी माशरे में तो हम स्लोली उसको ख़त्म करने की कोशिश करें ताकि उसका रीबाउंड इफ़ेक्ट ना हो। तो इसकी मसलियत यही थी कि रीबाउंड इफ़ेक्ट फिर नहीं आया। आज तक किसी ने खुलफ़ाए राशिदीन क्या, सहाबा कराम क्या, तबा ताबईन, किसी ने इस तरफ कोई किसी ने एक कतरा तक नहीं पिया हो, और फिर यही उम्मत को भी दिया गया। और आज साइंस की साबित कर रही कि इन जितनी भी ये केमिकल स्टिमुलेंट्स देख लें, हिप्नोटिक्स देख लें, अल्कोहल देख लें, थोड़ी मिकदार में हो ज़्यादा हो, इन दी लॉन्ग टर्म इसने अफेक्ट करना ब्रेन से लेके आपके तमाम आज़ाद। डॉक्टर साहब 500 किस्म के कहते हैं? जी 500 किस्म के नशे, बिल्कुल ऐसे ही। उसमें टिंचर से लेके कोडीन कफ सिरप से लेके स्पिरिट तक हर किस्म को नशे के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। सूंघने वाला भी कोई नया आ गया, पता नहीं क्या। जी सूंघने वाला भी है, उसको आप पन्नी के अंदर डाल के उसको धुआं भी लेते हो और सूंघते भी हो। आपने जिसका बात किया वो इलेक्ट्रिक सिगरेट भी आ गए हुए हैं, उनके अंदर धुआं नहीं निकलता लेकिन इफेक्ट वो भी करता है जब आपके अंदर इनहेल करते हैं, अंदर की तरफ जाता है। तो अब अभी बात की आपने बड़े बड़े स्कूलों और कॉलेजेस, पर्टिकुलरली जो आपके पोश एरियाज़ हैं उनके इर्द गिर्द ये डेंस के डेंस फिरे हुए हैं, वो आइस सप्लाई करते हैं। आइस तरह महंगा किस्म का नशा होता है। आइस के अंदर मेटा एम्फेटामीन्स होती हैं, वो बेसिकली स्टिमुलेंट है, दिमाग को आपके उड़ाता है, एक फ़्लाइट देता है, तेज करता है। आधे घंटे में अंदर उसने इफेक्ट शुरू करना और 3 घंटे तक बंदा फ्लाइट में रहे, उसके बाद क्रैश करता है, तभी तो जहाज़ कहते हैं ना जी। अच्छा। आपका प्लेन अब क्रैश कर गया तो 30 अमानुल्लाह मरूम कहता था कि वो इतने करोड़ों अरबों रुपए का जहाज़ आता है, हमारा जहाज़ जो है यूँ कहता है 50 रुपए में आ जाता है, जहाँ मर्जी नाली में भी लैंड कर जाता है। ऐसे ही है। और 30 मिनट्स में जब चलेगा तो उसके बाद आपका जो वो आपका फ़्लाइट और फियर वाला जो सारा रिस्पॉन्स है वो ख़त्म कर देगा। अच्छा। आपको यूफोरिया यानी खुशी की एहसास होगा अंदर से, साथ इसने सेरोटोनिन को भी बढ़ाना होता है, खुशी के जो आपके दूसरे हार्मोन्स हैं। डोपामीन को वैसे ही तेज़ करता है। डोपामीन वही होती है जो आपकी डिप्रेशन के अगेंस्ट काम करती है ना, एक ऐसा केमिकल है हमारे बॉडी के अंदर पाया जाता है। तो उसने आपके ये सारे फियर फ्लाइट्स ख़त्म कर देने, आपको एक मफरूज़ी खुशी की हालत में ले आना। और ये ज़्यादा देर रहता नहीं है, मतलब एक दफ़ा दी फिर आपको क्रेविंग शुरू हो जाएगी कि आज मैं दोबारा लूँ, फिर 3 बार लूँ, 4 बार लूँ, फिर आप ऐसा लुत्फ़ उसमें आता है। ऐसा लुत्फ़ आता है। और जाहिर बात है कौन सी ज़िंदगी है जिसके अंदर मुश्किलात या मसाइब नहीं है। अब उसका चूँकि अल्टरनेट हल कोई नहीं दिया, उसमें हम सारे पर्टिकुलरली महराबों मेंबर ज़्यादा इन्वॉल्व है जिनका काम था कि अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइनुल कुलूब के अल्लाह के ज़िक्र की तरफ ले जाते, या फिर अल्टरनेटिवली हम इनको कोई ऐसे ग्राउंड्स प्रोवाइड कर देते जिस पर इनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा होती, उसकी तरफ हमने तवज्जो नहीं दिया। आप सुबह माशाल्लाह वॉक करते हैं, देखिए कितने ग्राउंड है जिसके अंदर लोग आपको सैर करते मिलते हैं सुबह 6 बजे, सब सो रहे होते। तो ये बेहतरीन टाइम होता है कि आप एक्टिविटीज़ फ़िज़िकल एक्टिविटी की तरफ ले जाइए। अब ये स्टिमुलेंट्स का काम एक दफ़ा आपने ऐसे ही जैसे 5वें गियर में आपने गाड़ी चलाई, उसके बाद इंजन पे तो बोझ पड़ना है ना, आपने आधा घंटा चलाइए, तो आप एक दफ़ा स्टिमुलेट कर दिए दिमाग को एम्फेटामीन्स का, कि बच्चे इम्तिहान की दिनों में भी लेते हैं अपने आप को जगाने के लिए। हाँ जी, रात को वो कहते हैं मैंने एम्फेटामीन्स टाइप कोई सिरप लिया हुआ है ताकि मैं सुबह सहरी तक पढ़ता रहूँ। वो हमारी हैबिट्स चूँकि एंटी क्लॉकवाइज हो गई हैं, दिन को फिर वो सोते रहते हैं, 2 बजे पेपर है एंड उस वक्त उठ के जाएंगे। और इसका साइड इफ़ेक्ट सबसे बड़ा ये है कि इसने आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी के ऊपर बहुत बैड इफेक्ट करना है। अच्छा। वो आपकी कम कर देगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। अच्छा। आपकी जब शॉर्ट टर्म मेमोरी कम हो जाएगी तो आपकी रिकॉल की जो सलाहियत है वो भी कम हो जाएगी। यानी आपने पेपर के अंदर तो वही प्रोड्यूस करना ना जो आपने 2 दिन पहले पढ़ा हुआ, रात को तो असूली तौर पे आप रेस्ट करें, सुबह कुदरती तौर पे वो आपकी चीज़ रिप्रोड्यूस हो। ये वाली चीज़ें ये कम करती जाएगी। अच्छा। अल्कोहल का भी थोड़ा हो या ज़्यादा हो, ये भी शुरू के अंदर आपको ना यूफोरिया देता है, थोड़ा कॉर्टिसोल लेवल इंक्रीज करता है, आपका मेलर फ्लश आता है, गालें थोड़ी सुर्ख हो जाती हैं, आवाज़ की भी बड़ी हाई पिच साउंड आनी शुरू हो जाती है कि बंदा कहता है कि बड़ा ज़बरदस्त जोशीला मुकर्रर है। और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये आपको डिपेंडेंस की तरफ ले जाएगा। और अमेरिका के अंदर अल्कोहलिज्म की वजह से रोड साइड एक्सीडेंट सबसे ज़्यादा वहाँ रिपोर्ट किए गए हैं, यूके के अंदर भी रिपोर्ट किए गए। डॉक्टर साहब मैं तो आपको याद होगा प्रोग्रामों में कह चुका हूँ, ये जो नात खान आते हैं बड़े बड़े तबले संगियाँ लेके, इनका भी पहले मुँह सूंघना चाहिए। सही बात।
ये भी कहते हैं कि पी के अपना मुंह सूंघने वाले भी टेस्ट आ गए हैं, बैलून भी आ गए हैं, उनके अंदर हवा भरवाते हैं, उसका कलर चेंज होता है, वो भी पता चलता है कि बंदे ने अल्कोहल पिया हुआ कि नहीं। आपके हेयर से लेके नेल से लेके स्किन के अंदर, यूरिन के अंदर काफ़ी सारे डोप टेस्ट भी हैं, काफ़ी सारे जो खिलाड़ियों के अंदर उन्होंने देखी आदि है कि नहीं, काफ़ी सारे टेस्ट तो अवेलेबल हैं। लेकिन हमारा मकसद है कि इनको प्रिवेंट किया जाए कि उस तरफ जाएँ ही ना, यूथ की तरफ। इसके बाद माशी हालात इतने ज़्यादा हैं, जैसे वो नहर के ऊपर आपने जिक्र किया, वो तब धड़ाधड़ मेरी कम, उसमें कमी हो ही नहीं रही। पुलिस वाले जाते हैं, उनको हटाते हैं, उस जगह से हट के अगली पुल के नीचे बैठ जाएंगे। दिन के वक्त क्या 18 साल से लेके ऊपर तक के, और अमेरिका में जो इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ, जितने हमारे कब्रिस्तान है, जी मियानी साहब चले जाएं, फलां चले जाएं, सब उधर भी यही है। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ की एक सर्वे के मुताबिक, ये 4 साल पहले जो इशू किया था, उसके वक्त था कि 12 से लेके 20 मिलियन तक के 18 साल के उनके जो यूथ थी वो इन्वॉल्व हुई थी मैरिजुआना और हशीश के नशे के अंदर। और ये मैरिजुआना, हशीश, कैनाबस से ये डिराइव होती है, सारे स्टिमुलेंट हैं। आजकल ये स्टिमुलेंट वाला नशा बहुत ज़्यादा हो गया। अब एंग्जाइटी ये जिसके अंदर ज़्यादा हो वो तो लेगा ना, हिप्नोटिक लेगा जी, मुझे ऐसा दे दें मैं सो रहा हूँ, सोता रहूँ। इसी तरह की जो आपकी टैबलेट्स आती हैं, जिनको लेक्सोटानिल टाइप, जो इस ग्रुप जितनी भी आ जाती हैं, डाइज़ीपैम, लोरेज़ीपैम, जितना भी ग्रुप है, ये टाइम बीइंग आपको थोड़ी सी नींद देता है। अच्छा। जब परेशानी होती है ना बच्चों में, अब एग्जाम आ रहा है तो थोड़ी बहुत एंग्जाइटी कुदरती तौर पे हर एक में होती है, हर एक को उसको टॉलरेट करना चाहिए और सिखाना चाहिए कि कैसे आपने टॉलरेट करना। कोई नहीं फिक्र ना करें, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा, मतलब आपने पढ़ा हुआ है। आजकल की यूथ ये टॉलरेट नहीं करती, वो कहती है जी हमें कुछ ना कुछ मेडिसिन दे दें, आज की रात हमें नींद ठीक आ जाए, हम पेपर दे दें। ये एक बहुत बड़ी बैड हैबिट डेवलप हो रही, और इसका बैड इफेक्ट ये होता है कि आपकी मेमोरी रिटेंशन पावर आहिस्ता आहिस्ता कम होनी शुरू हो जाती है। फिर आप देख लें, पहले जो हम 60 साल 70 साल की उम्र में रिकॉल करते कि यार नाम क्या है इसका, वो आजकल के बच्चों के अंदर ये चीज़ें डेवलप होना शुरू हो गई। बिल्कुल आपने ठीक कहा जी कमांडर साहब। डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया जी, और मेरा ख्याल है ज़्यादा हमें पहले वजूहात भी देखनी चाहिए कि हो क्यों रही है सारी कुछ, सही बात। और 2 ज़्यादा बड़ी वजूहात हैं। एक तो जो डॉक्टर साहब ने सही पॉइंट आउट किया कि जो ओवरऑल एक डिप्रेशन है सोसाइटी में, हेल्पलेसनेस, बेबसी है, जो नौकरियाँ नहीं मिल रही हैं, डिग्रियाँ लेके लोग फिर रहे हैं। मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा, लेकिन मैं एनालिसिस कर रहा हूँ। और इतने ज़्यादा बेरोज़गारी है, पढ़ लिख लिया और या घरेलू नाचाकी है, एक तो नेगेटिव साइड है। और दूसरी होती है फ़न टाइम, एक इन्जॉयमेंट के लिए। मैं दोस्तों के साथ बैठा हूँ, उन्होंने कहा यार लगाओ यार, आज बड़े दिनों बाद मिले हैं यार, दोस्त हैं अभी। उन्होंने बड़ी फोकस भी सही किया कि एक डोपामाइन एक न्यूरोट्रांसमीटर है हमारे जहनों में, समझ लें ये है, जो सबसे ज़्यादा जाके जो ही आप कोई ड्रग या किसी तरह का जो इन्होंने फरमाया वो उनको जाके टारगेट करती है फौरी तौर पर, डिपेंडिंग कि आपका कौन सा ले रहे हैं आप नशा, या थोड़ी देर बाद वो डोपामाइन को इफेक्ट करती है और आपको एक प्लेजर या सूदिंग या रिलैक्सेशन की फीलिंग आना शुरू होती है। और उसके बाद जो ख़तरनाक बात यह है कि आज आप डोपामाइन को जिससे ट्रिगर करते हैं उसमें ये इलास्टिसिटी बढ़ती जाती है और आपको अपनी क्वांटिटी या इंटरवल बढ़ाना पड़ता है, यानी इंटरवल कम करना पड़ता है अगर आपने नशा लेना है। और अगली दफ़ा आप उस क्वांटिटी से आपको वो नहीं फीलिंग आएगी जो आपको कल आई थी या पिछले हफ्ते आई थी। तो होगा क्या कि वो अब जब क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो बग़ैर जाने हुए आप उसकी तरफ खिंचे चले जा रहे हैं, और एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको उसका गुजारा नहीं होगा। मैं फ़्लाइंग में सारी उम्र गुजारी, इमेजिन करें पूरी दुनिया में ये कानून है और इसी वजह से कानून है, हालांकि वहाँ पे शराब जायज़ है और आप लीगल है, लेकिन वहाँ पे भी उनको ये पता है कि जिसका हम बात कर रहे हैं कि शराब का कितना ख़तरनाक इफ़ेक्ट होता है। और ये कहा जाता है कि एटलीस्ट 12 आवर्स बिटवीन थ्रॉटल एंड बॉटल, अच्छा ये एक टर्म है एविएशन जी, थ्रॉटल एंड बॉटल जी, थ्रॉटल वो जो पावर जहाज़ की। तो यहाँ तक उनके साइंटिस्ट या रिसर्चर्स ने ये निकाला कि कम अज़ कम जब आप पी लेते हैं तो आपके जिस्म में 12 घंटे तक। तो ये जो जहाज़ उड़ाते हैं हमारे PIA वगैरह के या ये पायलट, इनका टेस्ट होता जी है? रैंडम होता है जी, पक्की बात। रैंडम इस तरह मेडिकल भी होता है, रेगुलर भी होता है, और कभी कभी जैसे रेगुलर तो होता ही है, जब जा रहे हैं उसके फ्लाइट हर दफ़ा नहीं, हर जहाज़ हर दफ़ा नहीं, लेकिन रैंडम होता है, रैंडम, इसमें कोई शक नहीं। और जो सबसे ख़तरनाक बात यह है कि आपकी इतनी चीज़ों को ये इफ़ेक्ट करती है। मैं एक आपकी लर्निंग यानी आपके सीखने की इस्तात जो है, आपके फैसला साजी की डिसीजन। पाकिस्तान टूटा ही इसी शराब की वजह से था, वो एक बहुत बड़ी, उस पर तो एक और प्रोग्राम पूरा ही कर सकते हैं। मौलाना शाह दुरानी रहमतुल्लाह अलैह जब याहिया खान से मिले ढाका के गवर्नर हाउस में जी, तो वो उसने आगे बोतल रखी हुई थी और लीडर भी थे, तो मौलाना का रिमूव दिस, और उस पर एक तारीखी फ़िक्रा कहा। उन्होंने कहा यूरोप में आई हैव बीन टू यूरोपियन कंट्रीज मैनी ए टाइम्स, तो उन्होंने कहा वहाँ तो कार नहीं चलाने देते जिससे शराब पी हो, तो मुल्क चला रहे हो तो इसका बेड़ा गर्क करोगे। फिर वो देखा हमने, शराबियों ने इस मुल्क को आधा गवा दिया, बिल्कुल सही बात।
तो मैं ये बात कर रहा था कि उसके जो असरात होते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, वक्ती तो आपको शायद एस्केप लगता है और वक्ती प्लेयर भी हो सकता है लगता हो, लेकिन उमूमी तौर पे जो उसके इतने लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट हैं, आपकी समझने की सलाहियत रुक जाती है, आपकी डिसीजन मेकिंग रुक जाती है, आपका बिहेवियर अननेसेसरी, जो ही आपका वो नशा वापस आएगा जो उन्होंने कहा कि लैंड करेगा या क्रैश करेगा, तो आपको डिप्रेशन होगी। आपको सर आप तो जाते रहते हैं कमांडर साहब, ये मुख्तलिफ़ अदारों में भी लेक्चर आपका, ये हमारी नौजवान नस्ल बहुत तेज़ी से इस तरफ जा रही है, ख़ास तौर पे उन अदारों में जहाँ शुरफा के अशराफिया के बच्चे पढ़ते हैं। बहुत अच्छा सवाल है, जिनके पास बहुत पैसा है। मैं नाम नहीं ले रहा अदारों का, लेकिन हम सबको पता है। वो एस्केप है बुनियादी तौर पे। हाँ। आप नोट करें, आज से 20, 30, 40 साल पहले जाएं, हमारी फैमिली, हमारे वालिदैन, हमारे रिश्तेदार, खालाएँ, चाचे, फूफे बच्चों को कितना इंगेज रखते थे। सर हमारे कॉलेज में, मेरे दौर में, स्कूल में तो खैर सवाल ही नहीं कोई सिगरेट पिए, अगर कोई कॉलेज में सिगरेट पीता था ना, पता चल जाए तो वो ऐसे ही था जैसे कहेंगे शराब पी रहा है। ठीक, वो कहते वो फलां का पता है वो सिगरेट पीता है, सिगरेट पीता है। और हमें घर से इंस्ट्रक्शन होती थी कि अगर किसी के बारे में पता चल जाए, सिगरेट पीने वाले से सलाम नहीं लेना आपने, सिर्फ सिगरेट पीना इतना खतरनाक। हाँ जी, क्योंकि आपकी फैमिली के आपके आपस में कनेक्शन इतने स्ट्रांग थे। अब क्या हो गया, हमने बच्चों को मोबाइलों पे लगा दिया, इंडिपेंडेंस कर दिया, बच्चा वापस आता है तो मैं कहता हूँ यार मेरी जान छोड़ो, ये तो एक आइसोलेशन हर एक अपने अपने में चला गया हुआ। वो बाइंडिंग जो था, बॉन्डिंग खत्म हो गई है, बॉन्डिंग खत्म हो गई है और स्टैंड लोन अपना अपना हो गया है। अब एक बच्चा अगर आइसोलेटेड है, उसको माँ भी तवज्जो नहीं दे रही, बाप भी तवज्जो नहीं दे रहा, बहन भाई अगर हैं या नहीं है, या अपना अपना पढ़ाई में मसरूफ़ है। मैं बाहर जाता रहता हूँ, अमेरिका, कनाडा वगैरह में जब भी ट्रैवल करता हूँ, जब मैं फैमिली बॉन्डेज देखता हूँ तो मैं कह रहा हूँ इनमें तो पूरी जस्टिफिकेशन है, इसलिए कि कोई किसी को नहीं पूछ रहा, अपना खाना आके गर्म करेगा, माइंड योर ओन बिजनेस, माइंड योर ओन बिजनेस। मैं रात को आ रहा हूँ, मैं अपना माइक्रोवेव से ओवन से कोई बचा खुचा खा लूँगा, मैं होम डिलीवरी करा रहा हूँ, मैं खा के आया हूँ, मैं खाए बगैर ही सो गया हूँ। ये नहीं, हमारा तो अभी भी अल्लाह का शुक्र है बॉन्डेज है। आपको सुनकर शायद अफसोस होगा, बहुत सारी स्टेट्स हैं, आप इंटरनेट पर ढूंढे जाके, लीगल कर दिया गया जी, एज अ टूल यूज़ किया जा रहा है। कनाडा में और अमेरिका में और यूरोपियन मुल्कों में ड्रग लेना लीगलाइज कर दिया गया। क्यों? क्योंकि नौजवान कहते हैं उस पर्टिकुलर लीडर को कि हम तुम्हें वोट ही नहीं देंगे, तुम तो हमें अरेस्ट करते हो इस सिगरेट या ड्रग लेने पे। तो वो उनके वोट लेने के लिए और पॉपुलैरिटी मेंटेन करने के लिए वो कहता है जी मैं प्रॉमिस कर लेता है, वो इलेक्शन मैनिफेस्टो में ऐलान, अपने मंशूर में ऐलान कर देता है कि जब मैं सिलेक्ट हुआ तो मैं ये वाले लेवल की ड्रग जो है, इतनी ड्रग्स या इतनी क्वांटिटी। देखिए इट्स अ मैटर ऑफ परसेप्शन है ना। एक दफ़ा आपने अलाउ को, वही वाली आपने फरमाया जो शराब का एक कतरा या पेशाब का एक कतरा, वो तो फिर हो गया ना आराम। तो अगर मैं कहूँ कि यार आप इतने लीटर पी सकते हैं एक हफ्ते में या दिन में, तो बस उसके बाद तो फिर कोई ब्रेक नहीं। आप बहुत सारी स्टेट्स हैं अभी भी कनाडा में, अमेरिका और यूरोप में, जिसमें गवर्नमेंट आई, कनाडा में बहुत सारी स्टेट्स दैट आई नो, मैं नाम ले सकता हूँ, गवर्नमेंट ने ये वादा करके इलेक्शन जीता कि हम ड्रग को लीगलाइज कर दें। अपना कमांडर साहब, कल मेरा एक दोस्त बड़ी फैमिलीज़ में से है, कल शाम को मेरे साथ बैठा हुआ चाय पी रहे थे, उसने मुझे बताया कि कुछ अर्सा पहले अशराफिया, इस मुल्क के बड़े बड़े ख़ानदानों के लोग, दावत थी। उसने कहा चले मर्द तो पीते थे, वो तो कोई हर्ज नहीं। उसने कहा ख़वातीन भी सारी जो थी वो माशाल्लाह उससे सैराब हो रही थी और वो भी उससे क्या मुशर्रफ हो रही थी। ये एक और अफसोसनाक पहलू हो गया है। और सबसे ख़तरनाक देखें, सोसाइटी उस वक्त नेगेटिव चली जाती है जिसको कहते हैं ना एक एक्सेप्टेबिलिटी। आपने अभी यही कहा बेसिकली कि हमारी एक्सेप्टेबिलिटी हो गई है। जब हम छोटे थे तो सिगरेट पीने वाले को भी हम ऐसे देखते थे शायद कितनी बुराई कर रहा है वो, मशकूक, और उसको बुरा गर्दानते थे, कुछ कह नहीं सकते थे उसको, हमसे बड़ा भी होता था। हमारे रिश्तेदारों में आपको याद होगा, हमारा कोई चचा था, कुछ सिगरेट पीता था ना, तो हम उसको थोड़ा सा अपने वालिद से या चचा से नीचे प्लेस करते थे क्योंकि ये सिगरेट पीता है। इसका मतलब ये नहीं बुराई की नहीं जाती। अब शरफ याब अगर आप नहीं होते तो कहेंगे ये डॉक्टर सजाद हैदर शाह ये तो ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट के ये एक्सेप्टेड। तो ये जो खतरनाक बात है एक्सेप्टेबिलिटी फैमिलीज़ में जो हो गई है ना, विद इन फैमिलीज़, कि बच्चा कोई बात नहीं सिगरेट ही पीता है, या ये जो शराब का आपने कहा कि जी ख़वातीन में चली गई है, तो ये बहुत ख़तरनाक है। मेरा ख्याल है कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि अभी तक हमारी कानून नहीं बना, लेकिन हमारी डिप्रेशन, एंग्जाइटी, आइसोलेशन या फैमिली बॉन्डेज इतना बुरी तरह इफेक्ट हुआ है कि अब बच्चे जस्टिफाइड समझते हैं। जी डॉक्टर राफिया,
ख़वातीन में ये क्यों शुरू हो गई? चलो अच्छा, मर्दों अच्छा, का वो तो अभी पहले मैं था। ये देख रही थी स्टेटिस्टिक्स, तो आप देखें कि 9% अगर मेल्स में है ना, तो 2.6% जो लेटेस्ट सर्वे हुआ था उसमें ये है। अभी उसमें भी मुझे लगता है कि स्टेटिस्टिक्स जो हैं औरतों के सही ठीक नहीं। नहीं है, क्योंकि औरतें इससे ज़्यादा जो है वो नशे में। सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ फैमिली बॉन्डिंग की हम बात कर रहे हैं, जहाँ आइसोलेशन होगी, जहाँ पे आपस में सोशल कोहेजन नहीं होगी फैमिली में। एक तो हम बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि जी हम इंडिपेंडेंट फैमिलीज़ में आ गए हैं, हम न्यूक्लियर फैमिलीज़ में रह रहे हैं। जहाँ जॉइंट फैमिलीज़ होती थी वहाँ पे चेक एंड बैलेंस होता था। कोई बड़ा एक ईगल आई होती थी, वो देखता था, वो मना करता था। लेकिन यहाँ पे जहाँ पे दो मियाँ बीवी हैं, अगर हस्बैंड की ये आते हैं, और कई दफ़ा हस्बैंड्स फोर्स करते हैं। हमारे पास ऐसे मैरिटल एंड फैमिली काउंसलिंग की क्लाइंट्स आती हैं जो कहती हैं कि अगर हम नहीं पीते या हमें मजबूर किया जाता है ड्रग्स लेने पे, मेरे हस्बैंड मुझे मजबूर करते हैं। और कई दफ़ा वो ये तक मुझे एक क्लाइंट ने बताया कि मेरा 5 साल का बच्चा था और मेरे मियाँ ने उसको भी शराब पिलाई। ओए होए तो होए मतलब होए ये है कि देखें, इन फैमिलीज़ में बच्चे के लिए एक सोशल नॉर्म होगा कि हाँ ये कोई बुराई है ही नहीं। जैसे हम बात करें ना माशरे की, घरों में सोशल नॉर्म ये चीज़ डेवलप हो रही है। फिर आप देखें कि हमारी जो 25 साल का बच्चा है और उससे कम का बच्चा है, वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है। और जब वो इतनी छोटी एज में नशा शुरू करता है, चाहे वो अल्कोहल है, चाहे वो किसी किस्म का और सिगरेट कोकेन है, जो भी है, चर्स वगैरह, तो उसकी जो उसमें रिलैप्स रेट होता है, चाहे उसकी हम दोबारा से डिटॉक्सिफिकेशन करा के इलाज भी करें, लेकिन उसका रिलैप्स रेट बहुत ज़्यादा होता है। और हमारी जो आबादी है 10 से 11 करोड़ हमारे जो यूथ की आबादी है, उनमें से आप देखें कि जो एक बच्चा 10 बच्चों में से इस लानत का शिकार है। और ये एक लेटेस्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन जो वन ऑफ द रिसेंट सर्वेस था, उन्होंने देखा कि कराची के शहर की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें बहुत ज़्यादा, और ये तो भी क्योंकि कराची पे किया उन्होंने, तो उन्होंने पता चल गया मेरा ख्याल में जितने भी बड़े शहर हैं, क्योंकि बड़े शहरों की एक अपना एक कह लें कि एक रहन सहन का तरीका चेंज हुआ है। छोटे शहरों में कह लें या हमारे गांव में अभी भी कुछ रवायात बाकी हैं। बड़े शहरों में जो है वो आइसोलेशन का शिकार है, बच्चों में लोनलीनेस है। अब डोपामीन जो अभी हम बात कर रहे हैं, डॉक्टर साहब ने भी कहा कि एक डोपामीन रश चाहिए होता है। हर इंसान को खुशी हासिल करने का हक भी है, और जब वो उसको और छोटी छोटी जगहों से खुशी हासिल नहीं होती, तो ऐसे लोग जो हैं वो नशे की आदी हो जाते हैं। अब बच्चे को आप हर वक्त डांटते रहें, एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो कि हम अक्सर प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स में नहीं बोलते, कि बच्चे को छोटे होते से हर चीज़ के ऊपर रोका जाए, टोका जाए, बच्चे को इग्नोर किया जाए, बच्चे की साइकोलॉजिकल हेल्थ की केयर ना की जाए। तो ऐसे बच्चों के अंदर जो है वो एक हैप्पीनेस जो है वो कम होनी शुरू हो जाती है। जब वो थोड़े बड़े होते हैं, फिर अपने पेयर प्रेशर में आके ऐसे बच्चे ज़्यादा प्रोन होते हैं नशा करने के। अच्छा, जिनको हर वक्त डांटते रहे, लो सेल्फ एस्टीम, ऐसे बच्चों को तुम कुछ नहीं कर सकते, या उन बच्चों को इमोशनली निगलेक्ट किया जाए। देखिए, जो ब्रोकन फैमिलीज़ होती हैं, जहाँ पे डिवोर्स्ड पेरेंट्स होते हैं, सिंगल पेरेंटिंग होती है, ऐसे तो नहीं कहा जाता कि ये पूरे माशरे के लिए एक अलमिया होता है कि ऐसे बच्चों की जो कह लें साइकोलॉजिकल नशोनुमा वो उस तरीके से नहीं हो सकती। तो ऐसे बच्चों को जब आप अपनी इंडिपेंडेंटली छोड़ देते हैं, उनके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता। मुझे अभी तक याद है कि जब मेरे भाई कॉलेज में होते थे, तो जब उन्होंने पैसा लेने होते थे मेरे वालिद साहब से, तो उन्होंने एक डायरी रखी होती थी। वो कहते थे कि यहाँ पे 1 2 3 करके लिखो कितने पैसे किस चीज़ के लिए चाहिए। तो मेरा ख्याल में अब ये चेक एंड बैलेंस ही नहीं है। वो जी पैसे चाहिए, अब वो मदर से ले रहे हैं, जरूरत नहीं है पेरेंट्स की वो पूछेंगे जी कि किस मकसद, और पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों से पूछते भी नहीं आप क्या कर रहे हो। एक तो बच्चों की स्पेसिफिकली जैसे कि कुछ इंडिकेटर्स होते हैं कि बच्चा अगर ज़्यादा देर वॉशरूम में है, बच्चा ज़्यादा देर गायब रह रहा है, बच्चा थोड़ी थोड़ी देर बाद कमरा छोड़ के जा रहा है, आप देखेंगे आपके बच्चे के साथ क्या हो रहा है। क्योंकि पेरेंट्स जो निगलेक्टफुल पेरेंटिंग है, आप बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं। आपने सिर्फ बच्चे को खाना पीना तो नहीं है, और वो भी खाना बच्चे को आपने इंडिपेंडेंट छोड़ दिया। छोटे बच्चे हैं वो सरोगेट क्या है, मुलाजिम सरोगेट हैं। बच्चों को स्कूल वो छोड़ने जा रहे हैं, बच्चों को लेने वो जा रहे हैं। एक जो फैमिली क्वालिटी टाइम है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। बहुत कम ऐसी फैमिलीज़ हैं जो इकट्ठे बैठ के खाना खाती हैं, या वो रात को ही इकट्ठे बैठ के खाना खा लें। वही अभी बात की कमांडर साहब ने कि हर बंदा अपने टाइम से चल रहा है, और जब हम एक महवर से हटते हैं, यहाँ हम एक सोशल न्यूक्लियस से हट जाते हैं, तो जाहिर है वो हर चीज़ अफेक्ट होती है। अब इसमें जो आइस का नशा डॉक्टर साहब भी कह रहे थे, ये इतना कॉमन है कि हमने अदारों में बच्चों को पकड़ा भी है। हमने एक सोसाइटी बनाई है, सोसाइटी फॉर द एडवांसमेंट ऑफ। जी डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। डॉक्टर साहब, आपके तजर्बे में रोज़ आता होगा, मैंने एक शराफिया की फैमिली देखी,
डिफेंस में मैं था और वहाँ पे मैं गया हुआ था और हैरान कुन बात ये थी कि वहाँ पे उस फैमिली में माँ और जो बच्चे थे उनकी वालदा ने शिकायत की कि ये बच्चा जो है ये ऊपर ही खाना खाता है अपने कमरे में, ये बाहर आता ही नहीं और वहीं पे खाना खाता है, वहीं करता है। तो उन्होंने, जिस दिन मैं गया, उन्होंने कहा हमने गाजी साहब से आपकी सिटिंग करानी है, दोनों बेटों को कहा हुआ था, आज वो हमारे घर आ रहे हैं शाम को डिनर के लिए। तो वहाँ बैठे तो वो नीचे आया बच्चा और उसने आके कहा कि मेरा एक्सरसाइज का टाइम है, तो आई कांट वेट फॉर एनी बडी, आई कांट सिट हियर, थैंक यू वेरी मच, आई एम गोइंग। माँ बाहर तक गई, गाड़ी तक उसको गई और दोनों बेटों को अलग अलग गाड़ियाँ लेके दी हुई हैं, बड़ा मुतवल घराना था। तो उसने कहा कि ये हमसे बात तक नहीं करता, अगर मैं पूछती हूँ कि तुमने खाना खाना है तो नहीं, फ़ोन करते हैं वो बाहर से, वो आजकल जो फूड आ जाता है वो खाते हैं, ऊपर क्या करते हैं उनको नहीं पता। दे डोंट परमिट द पेरेंट्स टू एंटर देयर रूम। वो रो रहे थे और ख़र्चा बहुत सारा दे रहे हैं, शहजादों की ज़िंदगी दे रहे हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार, उसने एक और ज़िंदगी और सेहत वाला दिन आप सबके साथ गुजारने का मौका दिया और लाखों दुरूद सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पे। सर ये तो आज का जो प्रोग्राम इंतहाई सेंसिटिव और नेचुरली जिस तरह से आपने अपने इंट्रो में बताया, वजह हमारे मुल्क की बर्बादी की एक बड़ी नशा, बदकिस्मती ये कि ना पैदा होती है, ना बनती है, ना कोई फैक्ट्री है, फिर भी ट्रैफिक होती है दुनिया में सबसे ज़्यादा पाकिस्तान से, और पाकिस्तान से ही ट्रैफिक होने की वजह से पूरी दुनिया में जाती है। अच्छा, इसमें दो बातें मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बताऊं जो मैं समझता हूं कि ये नशा करने की वजूहात जो है ना सबसे ज़्यादा, क्योंकि जैसे अभी हमारे ज़्यादा अफ़गानिस्तान से डॉक्टर साहब नहीं होता। जी हाँ, अफ़गानिस्तान से, अफ़गानिस्तान, क्यूबा और एक और कौन सी जगह है जहाँ क्या वो कहते हैं बड़ा महंगा होता है, मैक्सिको ये जो होता है वो क्या जो पीते हैं मोटा सा सिगार, वो सबसे महंगा उसका होता है मैक्सिको का। मैं तो सुन के रहा हूँ कहते हैं कि 10,000 का वो आता है क्यूबा से। अब तो सर ज़्यादा 10,000 रुपए का, इससे ज़्यादा हो गया। अच्छा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि, वो हमारे पास सियासतदान पीते हैं डॉलर में है ना ये, इसलिए महंगा। अच्छा, तो मैं तो सुन के परेशान हो गया। मैंने कहा चलो कहते होंगे 10 रुपए का सिगरेट आता है या 20 रुपए का। उन्होंने कहा भाई साहब 20 रुपए आप बात करें, 10,000। अच्छा सर, उसमें जो आप बड़ी इंसानी नफ्सियात के बारे में ज़रा मैं एक बात करना चाहता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अगर आप समझे। लकीर को पीट रहे हैं कि नशा क्यों होता है, और अब हमारी रोडों पे एक इज्तिमाई, बल्कि कल तो मैंने एक मंज़र देखा और वो मंज़र ये था कि ये जो ऑरेंज ट्रेन है इसके नीचे सारा ट्रैक पे नहर तो थी, अब इस पर भी जो नशा, तो ग्रुप्स की सूरत में लोगों को धक्के दिए जा रहे थे और वो ग्रुप्स की सूरत में रोड क्रॉस कर रहे थे और सारे नंगे और एडिक्ट्स की सूरत में, मतलब मैं एक मॉब की सूरत में नशेइयों को रोडों पे देख रहा हूँ जो इंतहाई तकलीफ, मैंने ज़िंदगी में ऐसा मंजर नहीं देखा था। अच्छा, अब उसकी वजह आप समझें कि देखें, वजह ये कि अगर हमारी ज़िंदगी में, जैसे मैं अपनी ज़िंदगी बताऊँ कि जी मेरा मेडिकल में दाखिला हुआ तो जो खुशी का लेवल था वो 0 पे था, और जब मैं कोई नशा करता हूँ और वो नशे का लेवल 200 है, अच्छा, तो आप उसकी इंटेंसिटी को सोचें कि वो कितना उसके अंदर जान है नशा खुशी हासिल करने का, सुकून हासिल करने का। तो भाई मैं किसी माँ बाप के कहने पे, किसी रिश्तेदार के कहने पे, किसी से भी पूछो हम चारों में से कि भाई आपको कब कामयाबी की खुशी हासिल हुई सबसे, कोई कहेगा शादी में, किसी ने कहा डिग्री में, किसी ने कहा जी मुझे बॉन्ड निकल गया था, कोई मेरा बच्चा पैदा हो गया था। तो वो जो खुशी का लेवल है उसको 0 पे रखें स्केल को, तो मल्टीप्लाई करें 200 से। जब इतना ज़्यादा डोपामिन रश होता है, जिसको रश कहते हैं, कि इतनी खुशी हासिल होती है, आपके कहने से, उसके बारे में सोचने से ही वो एंजॉय करना शुरू कर देता है, सोचने से। अच्छा, सोचने से एंजॉय करता है। तो ये छोड़ना आसान काम नहीं है, नंबर 1। दूसरा, ये ट्रैफिक क्यों होता है, आप सिंपल मल्टीप्लाई करें। मैं तो जिस तरह डॉलर का रेट अब आ गया है और अब जितना महंगाई बढ़ चुकी है, आप 2000 से 1 करोड़, जिस तरह अभी मैडम ने अभी एक बात की, मैं एडिक्ट्स की बात कर रहा हूँ, यूज़र्स की बात नहीं कर रहा, ठीक, मैं हैबिचुअल्स की बात नहीं कर रहा। जैसे चाय, सिगरेट, जैसे मैं तो हमेशा ही कहता हूँ कि सिगरेट जो है वो माँ है नशे की, उसके बगैर आपके तसव्वुर ही नहीं है कोई नशे के मौजू पे जाने का। लेकिन
आप इसको हटा दें, सिर्फ एडिक्ट्स की बात कर लें कि 1 करोड़ एडिक्ट हैं पाकिस्तान में, मल्टीप्लाई कर लें 2000 से, मल्टीप्लाई कर लें 365 दिनों से, अभी आपको कैलकुलेशन मिल जाएगी कि खरबों रुपए का ये कारोबार है, खरबों। ओहो, अभी मैंने कैलकुलेट किया तो 73 खरब से कहीं ज़्यादा ये सिर्फ 2000 रुपये खर्च करने के डेली, जो 2000 कई लोग रोज़ में 10 दफ़ा खर्च करते हैं। ओए होए, ये इतना बड़ा कारोबार है, इतना बड़ा माफिया है, अच्छा। इतना बड़ा इसमें प्रॉफिट लेवल है, तो भाई वो उसके लिए वो कोई भी मीन इस्तेमाल करेंगे, वो किसी को भी ख़रीद लेंगे, किसी को भी बेच देंगे, उनको क्या कि नस्ल कहाँ जा रही है। अच्छा, अगली बात, आपके जितने प्रोग्राम हैं सिर्फ मजहबी लेवल को छोड़ के हर प्रोग्राम में जब आप बिहेवियर की बात करते हैं, हर प्रोग्राम में जब किसी को गाइड करने की बात करते हैं, किसी को तबलीग करते हैं, सारे स्कॉलर्स को बुलाते हैं, उस हर बिहेवियर के पीछे कहीं ना कोई ज़िंदगी की तबाही मौजूद है, और उस ज़िंदगी की तबाही के पीछे नशा मौजूद है किसी ना किसी लेवल पे। अच्छा, तलाक़ को ले लें, जहनी बीमारियों को ले लें, बच्चों की बर्बादियों को ले लें। अभी मैडम ने बिल्कुल क्लियर कट एक बात बताई है कि डिसफंक्शनल फैमिली में वही माँ बाप जो आपस में लड़ते हैं, वहाँ कहीं ना कहीं कोई ना कोई नशा मौजूद है। आप एक लेवल पे चले जाएं, आप लोअर स्टेटस में चले जाएं, जिनको हम गरीब कहते हैं, कहना तो नहीं चाहिए, आप उस औरत से पूछें जो घर में आपके मासी है कि भाई वो क्या खाती है, वो बता दी कि तितली वाली गोली। कौन सी गोली? तितली वाली गोली। तितली वाली जी, लिक्सोटिनिल, उसको पता है। अच्छा, कि नींद की गोली, जब मैं परेशान होती हूँ, जब मेरा शौहर मेरी फेटी लगाता है, तो मैं वो गोली खा के सुकून में आ जाती हूँ। अच्छा। जब मेरा बच्चा नशा करता है तो मैं सुकून में आ जाती हूँ। वो अभी आप खाली इसकी कैलकुलेशन कर लें कितनी बिकती है। अच्छा, ये एक आम सी चीज़ बात कर रहा हूँ मैं आपसे। मैं एक्टेसी की बात नहीं कर रहा, मैं आइस की बात नहीं कर रहा, मैं इलेक्ट्रिक सिगरेट की बात नहीं कर रहा, मैं हेरोइन चर्च की बात। अच्छा, आप शराब को ले लें। अभी परसों चौथ मेरे साथ एक नौजवान बहस कर रहा था, वो कह रहा था ये जो इलेक्ट्रिक ये सिगरेट है, इसका तो कोई नुकसान ही नहीं, उसमें तो कोई चीज़ नहीं, कोई नुकसान तो किसी चीज़ का भी है, जितनी भी बात मौजू कर लें से वो नुकसान कोई नहीं है। मैं सर आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि ये जो जितने भी डिसफंक्शनल फैमिलीज़ हैं, जहाँ पे लड़ाई झगड़ा, जहाँ पे घर में एक दूसरे की इज्जत नहीं है, वहाँ पे बच्चा जो है ना, ये फ़रार जब हासिल करता है तो वो किसी ना किसी नशे की तरफ चला जाता है। अच्छा, मैं ऐसी कम्युनिटीज़ को जानता हूँ, क्योंकि मैं 10 साल ड्रग एडिक्शन सेंटर्स में ही काम करता रहा, बाद में फाउंटेन हाउस, अब यहाँ पे भी बहुत बड़ा, क्योंकि 20 साल यहाँ पे भी हो गए। तो मेरे पास ऐसी कम्युनिटी के लोग आते थे, कहते थे कि जी हम बचपन में अपने बच्चों को गुट्ठी में शराब पिलाते हैं। ओए होए होए। अब आप मुझे बताएं, गुट्ठी में शराब पिलाई जा रही है, शेर का बच्चा पैदा होगा भाई, वो तो अब सोच ले किसका बच्चा पैदा हो रहा है वो। तो जिस जहाँ पे नॉर्म्स हैं शराब पिलाने के, जहाँ पे नॉर्म्स हैं इस बात के लिए कि ये कोई बुरी चीज़ नहीं है, तो एडिक्शन तो डिजीज़ है, बीमारी शुरू हो जाती है, फिर वो पूरी तबाही है। जो सिनेरियो में आप तलाक़ के मौजू पे बात कर लें, आप नहीं, ये अशराफिया की फैमिलियों में जो है तलाक़ें वहाँ बहुत होती हैं, फैमिली लाइफ बिल्कुल वहाँ की डिज़र्टेड, तबाह है, खामद किसी तरफ है, बेगम किसी तरफ है, और वो वहाँ पे तो इसको बतौर फैशन के मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी मैडम की बात को सेकंड करें। अभी मैंने एक सर्वे पढ़ा है, लाहौर का सर्वे पढ़ा है, इलाके बताएं कि जहाँ पे कितने % लड़कियाँ नशे कर रही हैं, कितने %। इतना ज़बरदस्त TCS सिस्टम है, DHL सिस्टम है कि ये जो फूड पांडा से ज़्यादा तेज़ नशा घरों पे पहुंचता है। अच्छा, हाँ, यानी कैसे सोसाइटियों में दाखिल हो सकता है। गार्ड्स खड़े हैं, शनाख्ती कार्ड चेक के जिस घर में चाहे आप मंगवा लें, और वो स्पेसिफिक उनको वो किया गया है। हर तलाक़ के पीछे आप मालूम कीजिए जहनी बीमारी होगी या नशा होगा, हर क्राइम के पीछे जहनी बीमारी होगी, नशा होगा, हर मर्डर के पीछे, ख़ुदकुशी के पीछे जहनी बीमारी होगी, नशा होगा। तो खुदा के वास्ते सर मेरी रिक्वेस्ट है, अगर इस मुल्क को बचाना है तो ये सियासतें व्यासतें सब सेकेंडरी चलाते रहें एक दूसरे के साथ, लेकिन अगर हम नशे के पर बात नहीं करेंगे और ट्रैफिकिंग, भाई ट्रैफिकिंग में ये कैसे पॉसिबल है कि अफगानिस्तान में अभी जैसे बात हो रही है, सियासतदान भी कहते हैं कि बहुत नशा करते हैं, आइस का भी मैंने पढ़ा है, और वो चर्च पीते हैं, सब सर ऐसे ही है, ऐसे ही। तो अफगानिस्तान से लाहौर तक आने के लिए, अफगानिस्तान से कराची तक आने के लिए, अफगानिस्तान से इस्लामाबाद तक आने के लिए, मतलब ऐसे कोई ला सकता है कोई चीज़, मतलब कोई जेब में रख के ले आए और आ जाएगी वो, या मैक्सिको से या कहीं और से। जिस तरह से ये कोकेन है, ये तो पाकिस्तान में कहीं पे पॉसिबल नहीं है, बाहर से ही आती है। हाउ इज़ इट पॉसिबल?
तो कहाँ हैं वो सारे लोग जो मिल के कौम को, अच्छा अपने घर में जब फंसता है ना बंदा तो फिर डिस्कस नहीं कर सकता। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ कि जो आते हैं वो कहते हैं डॉक्टर साहब दरवाज़ा बंद कर देना, अच्छा हम दूसरी गाड़ी में आए हुए हैं, हम लोकल गाड़ी में, और वो गाड़ियाँ जो जिसमें कोई बैठना पसंद नहीं करता, और वो काली गाड़ियों में आते थे बड़ी बड़ी शीशों के साथ, और जब हमसे मिलने आए और अपने बच्चों के बारे में बात करने आए तो वो ऐसी गाड़ी में आए जिसको पहचाने ना, क्योंकि बात नहीं कर सकते। मेरी रिक्वेस्ट है सर कि फिर मैं वही बात करता हूँ कि मेंबर मेहराब और असातिज़ा कराम, इनका सबसे बड़ा रोल है, ये डरा के रखें, समझाएं कि भाई उसका जहनी बीमारी, जिस्मानी बीमारी, तबाही, ख़ानदान तबाह, नौकरी तबाह, इज़्ज़त तबाह, हर स्टेटस तबाह हो जाता है अगर नशई बन गया बंदा। तो ये खानका नशीन तो बैठे हैं सैयद सज्जाद है नशा साहब, ये तो जिम्मेदारी सारी डॉक्टर साहब ने आप पे डाल दी। सही फरमा रहे हैं। हर उर्स के ऊपर एक लेक्चर, इस पे एक तकरीर रखवा दी जाए। हाँ नशा इस्लाम में हराम है। आपने इस इस्लामिक पहलू टच करते करते आगे उसके फिर ज़बरदस्त बात है, पहलुओं पे चले तो हम तो कहेंगे कि स्वाद आया स्वाद आया, और वो पता नहीं किस कैफियत में वो फिर बाद में स्वाद ख़त्म हो जाता है ना। इसलिए एक देर पास स्वाद हासिल करने का तरीका कार यही है कि आप रुजू कर लें अल्लाह। उर्सों पे अगर पीर के करामात बयान की जाए जो बैठा होता है रिमाइंड तो करते फिर वो कैसे पैसे कैसे मिलेंगे? अल्लाह काल रसूल से शुरू होना चाहिए, बाद में पीर साहब की इल्मी खिदमात बेशक टच करें। ठीक, उनमें देखें ना इल्ला माशाल्लाह है जिनकी इल्म बहुत ज़्यादा है, मुफस्सिर कुरान भी हैं जिन्होंने खतूत पे हज़रत पीर मेली शाह साहब ने काम किया हुआ। इस तरह कई हैं, पीर करम शाह साहब का इस दौर में इतना बड़ा काम है बेशक, इसका हिसाब ही नहीं। उनकी बेशक करें, लेकिन इससे शुरू करें। आजकल के दौर की जैसे उस वक्त अलम अपना उठाया था हज़रत सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने, उस वक्त ही माशरती बुराई के खिलाफ, और वो भी नशे के खिलाफ थी। जी बिल्कुल सही था बैठा हुआ। उस वक्त जो हुक्मरान था उसके अंदर सारी ये बुरी आदत दर्जे उत्तम पाई जाती, तो आपने अलम बुलंद किया ना, जितनी भी आपके साथ फोर्स थी, और कहा कि मैं ज़बरदस्ती किसी को साथ नहीं ले जा रहा। तो आजकल भी किसी एक जगह से हम मशाल राह के तौर पर कोई एक हमारा बन जाए, पाइनियर बन जाए कि इसके पीछे हम चलते हैं, और ये कि उसके ऊपर हमारे टॉपिक्स ये होंगे। बहुत ठीक है। और जुमे के ऊपर जैसे हमने पिछले प्रोग्राम में कहा था कि एटलीस्ट औकाफ की मसाजिद में अंदर हम शुरू हो जाएं। अब मैं तो रेगुलरली देखता रहता हूँ, एक चैनल दिखाता है दाता दरबार का डायरेक्ट खुतबा, उसके ऊपर बड़े कम इस तरह के टॉपिक्स, वो ज़्यादा दीनियात की तरफ ही ज़्यादा होते हैं। तो माशरती पहलू ये इस तरह नशे वाला हो गया। और जैसे मैडम ने कहा ना, जब शुरू में डाइवोर्स हो जाती है तो बच्चों में डिलिंक्वेंट बिहेवियर आना शुरू हो जाता है। वो चिड़चिड़ापन उनके अंदर एक होता है कि हर वक्त विंडिक्टिव नेचर बन जाती है कि मैं अपने बदला लेना है, उसके जहन में यही चला रहता है। और फिर वो जब बड़े उहदों पे जाता है फिर वो पूरे मुआशरे से उस वक्त वो इंतहाई उसकी पर्सनैलिटी बैड पर्सनैलिटी बन जाती है, जिसके जहन में यही होता है कि मैंने अब बदला लेना है। जो मेरे साथ हुआ बचपन के, मैंने बड़ी कस्मा पुरसी की ज़िंदगी गुजारी है, इस सीट के ऊपर बैठ के मैं तो पहले सारे गेन करूँगा मॉन्यूमेंट्स, उसके बाद जितना गरीब गुरबा आता है मुझे उसकी कोई परवाह नहीं, जलील होता है, बाहर बैठा है बैठा रहे, ज़रा ज़रा सी बात के ऊपर वो लड़ाई पे आमादा हो जाएगा, उसको कत्ल करने पे आमादा हो जाएगा। इसी को कहते हैं ना डिलिंक्वेंट बिहेवियर। उनकी तरबियत, और सबसे बुरी बात साहब ये है कि जेलों के अंदर नशा सप्लाई हो रहा है, ये बड़ा अल्फाज, और बाहर कितनी आपकी गार्ड और फोर्स लगी हुई है। कैदी हमारे पास आते हैं जो CD4 CD8 कराने के लिए, HIV का मरीज, पूछो भाई HIV तुम्हें कैसे हुआ, एड्स हुआ कैसे तुम्हें? वो कहते नहीं मैंने वो सप्लाई हुई थी, सिरिंज उसके साथ साथी मिले थे तो उसके थ्रू मुझे हो गया। हेपेटाइटिस B C इनकी वजह से हो रहा है। और कोडीन का सिरप तो अब आम इस्तेमाल करते हैं ना लोग, कि उसके अंदर भी थोड़ी बहुत सीडेशन आती है। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा वो तितली वाली गोली, वो अब अव्वल तो ये है कि इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटीज़ ने तो बंद किया हुआ है कि आप बगैर नुस्खे के नहीं मिलती, तो लाहौर के अंदर भी बंद हो जाना चाहिए कि आप, मैं और आप अगर जाएँ, मैं अगर तारुफ भी करूँ मैं डॉक्टर हूँ, मुझे ना मिले, करिए आपका प्रूफ क्या है? कोई भी कह सकता है मैं सऊदीया में लेके दिखाए ना, या यूरोप में लेके नहीं ले सकते आप। मैंने एक डॉक्टर को कहा, मुझे दर्द था सर का, पुरानी बात है यूरोप में, तो उसने कहा जी कि मैं यहाँ नहीं, मैं फ़लाँ एरिया का डॉक्टर हूँ, वहाँ तो मेरा नुस्खा चलता है, यहाँ नहीं चलता। सऊदी अरब के अंदर मैं आपको बता दूं, मैं डिस्पेंसरी के अंदर हज मेडिकल मिशन में उन्हें लगाया रात के वक्त, और पाकिस्तानियों को आदत होती है टीका लगाने की। नहीं जी टीका ला दो, सुबह तवाफ़ करना है, जिस्म अकड़दा पे है। उसने कहा जी यहाँ अगर कोई मैं भी लगाऊँ ना तो वो आपको जेल में बंद कर देंगे, सिवाय हॉस्पिटल के टीका लगाना भी इजाज़त नहीं है, चाहे इंट्रामस्कुलर पेन किलर ही लगाना हो। हमारे यहाँ तो आपके ये माहिर हो जाते हैं, ये ड्रग अब्यूज़र जो हैं, IV ऐसे ब्रेक करते हैं 1 सेकंड में, और इस्तेमाल शुदा सिरिंजें इस्तेमाल हो रही हैं जी। करें क्या अपना एयर कंप्यूटर? तो आपकी एक हैसियत एक टीचर की भी तो रही है ना, आप इंस्ट्रक्टर भी रहे जी नौजवान। भाई साहब मेरा ख्याल है 2E, एक एजुकेट करें, और एजुकेट सिर्फ मजहबी पॉइंट से नहीं करें, एज अ सोशल भी करेंगे। हम इंसान हैं, पैदा हुए हैं, हम मेंबर की बड़ी अच्छी बात की डॉक्टर साहब ने, लेकिन सिर्फ मेंबर पे हम
चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, उसको इससे बचना चाहिए। और दूसरा है बुनियादी तौर पे इंगेज करें, सोशल इंगेज रखें। हम सब ने आज क्या बात, ग्राउंड्स हो, मुकाबले हो, फुटबॉल होते थे, कबड्डी होती खत्म हो गया ना सारा कुछ, दौड़ होती थी, सब स्पोर्ट्स। वो जो आप कहते होते हैं सीमेंट के शहर खड़े कर दिए और खड़े होने को जगह नहीं छोड़ी, अब तो कहाँ बच्चे खेले। मुझे तो याद है कि हमारी सबसे बड़ी रिक्रिएशन या एंटरटेनमेंट स्पोर्ट्स होती थी। एक मैंने कहा एजुकेट करें और एक इंगेज करें, और एक हम पेरेंट्स को, टीचर्स को, मेंबर सबको ये चाहिए सर, नाकामी को फेस करना, शिकस्त को फेस करना सिखाएं। हमारी बहुत सारे जिनको मैं जानता हूँ या इनडायरेक्टली जानता हूँ कि फ़लाँ नशे में चला गया, वो फेलियर की वजह से गया। वो आप वाक़या एक सुनाते होते हैं कि वो बंदा जो जीत रहा था उसका कोई प्रॉब्लम हो गया, तो जो आगे था वो रुक गया, उसने कहा ये आगे है लाइन। जी, वो तो स्पेन का एक वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट वो पैदा करें। वो क्या था? स्पेन का खिलाड़ी था 2012 में। एक गेम्स हो रही थी, लॉन्ग जो दौड़ हो रही थी, और जब वो दौड़, एक कीनिया का खिलाड़ी था, एक स्पेनिश खिलाड़ी था। तो कीनिया का खिलाड़ी ओलंपियन था, बेस बड़ा कर लिया, उसके पीछे स्पेनिश खिलाड़ी था जिस मुल्क में हो रहे हैं, ठीक स्पेन में हो रहे थे। तो वो जब करीब पहुंचा तो उसने देखा कि वो जो कीनिया वाला खिलाड़ी जिसकी लीड थी वो रुक गया, क्योंकि उसको लैंग्वेज समझ नहीं आ रही थी। जो फिनिश के साइन बोर्ड लगे हुए थे वो स्पेनिश में थे, इसको तो पता था, उसको नहीं पता था। वो बिल्कुल स्लो डाउन होकर रुक गया कि जैसे मैं जीत चुका हूं, उसकी लीड इतनी ज्यादा थी। तो स्पेनिश खिलाड़ी ने पीछे से देखा कि शायद इसने, बाहर से लोग जो खड़े थे, जो तमाशाई थे, उन्होंने शाउटिंग शुरू कर दी कि आगे जाओ, भागो। उसको फिर समझ नहीं आई, उसने फिर कहा कि भागो। तो वो भागना शुरू किया, तो उसको उसने पहले क्रॉस कराई। हाय हाय हाय, ये है स्पोर्ट्समैन। और बड़ी जबरदस्त बात, इसमें कंक्लूजन बड़ा जरूरी है। मैं मेरे अपने चैनल पे ये मैंने डाली है, खालिद चिश्ती यूट्यूब के ऊपर ये वीडियो, और बड़ी मजेदार उसने बात की। जब वो जब नंबर 2 आया तो उससे किसी ने पूछा कि कितने तुम कैसे शख्स हो, तुम तो जीते हुए थे गोल्ड मेडल, तो तुमने क्रॉस कर जाना था, और तुम्हारा कोई कसूर तो नहीं था, तुम्हारा ये फर्ज तो नहीं था ना कि दूसरे खिलाड़ी को क्रॉस कराना, तुमने तो अपने लिए खेल रहे थे। तो उसने कहा, एक बड़ी ज़बरदस्त बात कही, उसने कहा ऐसे गोल्ड मेडल का मेरी माँ के आगे क्या वक़्त होती, जो मैं जीत के ले जाता, अपनी माँ को दिखाता, तो उसने कहा मेरी माँ की नज़र में ऐसे गोल्ड मेडल की वक़्त क्या होती। हम अपने बच्चों को ये नहीं बताते, ये जीतना और हारना देखना। वाह वाह। तो आज सारी दुनिया ये मानती है कि वो स्पेनिश खिलाड़ी हार के भी जीता, दरअसल हजरत अली सीने के ऊपर बैठ गए, उठ गए, तो फिर उठ गए, छोड़ दिया उसको। वो अबू दजाना जो था, उसने तलवार अबू सुफियान की बीवी जो हिंद थी, उसके बिल्कुल ऐसे सर के ऊपर ले जाया और वहाँ से जाके तलवार पीछे कर ली। लोगों ने पूछा ये क्या किया, इस खुदा रसूल की इतनी बड़ी दुश्मन थी। उन्होंने कहा रसूलुल्लाह का फरमान याद आ गया कि औरत पे तुमने हाथ ही उठाना, तो मैंने पीछे कर लिया। ये है जी, ये सिखाना हमें चाहिए, ये सिखाना चाहिए कि विनिंग का मतलब हर दफ़ा विनिंग ये नहीं होता कि आपने मेडल ही लिया है। आपने जो इज़्ज़त कमाई है, जो आपने वैसे शोहरत कमाई है, अच्छा काम करके किसी के लिए, किसी के काम आके, मेरा ख्याल उसका तो कोई मुकाबला नहीं है। वाह वाह वाह। तो ये फिर कॉलेजों, स्कूलों, यूनिवर्सिटियों से ये काम शुरू करना नाकामी सिखाएंगे, नाकामी हैंडल करना सिखाएं बच्चों को कि नाकाम हो जाए तो। जी डॉक्टर साहब, एक बात ये भी सिखानी चाहिए कि अल्लाह ताला ने हर आदमी जो है ना उसको यूनिक पैदा किया है। बिल्कुल बिल्कुल। ये मेरे जो हाथ के प्रिंट्स हैं ये दूसरे से नहीं मिलते। एक्सप्लोर करें आपके अंदर कि अल्लाह ने आपको किस लिए पैदा किया, कौन सी आपको अल्लाह ने खूबियाँ अता की। बहुत शुक्रिया आपका कमोडोर साहब, आपका शुक्रिया डॉक्टर राफ़िया, आपका डॉक्टर सैयद मुर्ज़ा, आपका। नाज़रीन किराम, अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला हमें सैयद आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैर मशरूत मोहब्बत ला महदूद फ़दाइल नसीब फरमाए। हम मिल के नारा लगाएंगे ज़ोरदार, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।